वेस्ट मैनेजमेंट में पहले इसका बेसिक फैक्ट्स वगैरह देख चुके हैं, ये बेसिक रूल्स देख चुके हैं जो जो आए हैं। ठीक है, हम चैलेंजेस देख चुके हैं, ग्लोबल लेवल पे जो हुआ है वो देख चुके हैं, वे फॉरवर्ड देख चुके हैं। अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं अमेंडमेंट रूल्स वगैरह क्या है। तो सबसे पहले एक इंडिया का जो पहला ई वेस्ट क्लिनिक है फॉर सेग्रीगेटिंग प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल ऑफ द ई वेस्ट फ्रॉम हाउस होल्ड एंड कॉमर्शियल यूनिट्स, वो भोपाल के अंदर सेट हुआ है मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये भी हम एज ए तौर एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख सकते हैं। ये फैक्ट हम नहीं लेंगे क्योंकि हमने 4.1 मिलियन टन्स का फैक्ट ऑलरेडी देख चुका है जो ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट में था ना, तो वो वाला फैक्ट लिखेंगे, ये हम नहीं लिखेंगे। अब ई वेस्ट अमेंडमेंट रूल 2018, पहले 2016 के बेसिक रूल देख लेते हैं। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो 2016 में आए थे ना, उसने ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2011 वालों को रिप्लेस किया था। तो इसमें एडिशनल स्टेक होल्डर्स को इंक्लूड करा गया इस वाले रूल में, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में। अपार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और बल्क कंज्यूमर, कलेक्शन सेंटर, डिसमेंटलर एंड रिसाइकलर प्रोड्यूस करेंगे, कंज्यूम करेंगे, देन डिसमेंटल करेंगे, कलेक्शन सेंटर पे जाके देंगे और रिसाइकल होगा वहाँ। और कौन कौन से एडिशनल स्टेक होल्डर्स को इंक्लूड करें? मैन्युफैक्चरर, जो मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर अलग अलग हो सकते हैं ना। मैन्युफैक्चरर किसी कंपोनेंट का जो मैन्युफैक्चर करता है, मैन्युफैक्चरर डीलर जो है, फिर रीफर्बिशर जो रिपेयर वगैरह करते हैं, मैन्युफैक्चरर, डीलर, रीफर्बिशर, प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एडिशनल स्टेक होल्डर्स को इंक्लूड करा गया। अब पहली बार जो कलेक्शन थी ना, इज़ नाउ एक्सक्लूसिवली प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, विच कैन सेट अप कलेक्शन सेंटर और पॉइंट्स और इवन कैन अरेंज buyback mechanism for such collection. No separate authorization for such collection will be required. पहली बार ये प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिब एक्सक्लूसिवली प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाया गया है कलेक्शन का। अपार्ट फ्रॉम जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है ना, जो शेड्यूल 1 में लिस्टेड है नाउ, जो अब जो रूल है ना, ऑल्सो एप्लीकेबल टू ये कंपोनेंट्स, तभी तो मैन्युफैक्चर को भी इंक्लूड किया है। तो ये कंपोनेंट्स, पेयर्स एंड पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो है ना, उस पर भी अप्लाई होता है। फिर कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प एंड अदर मर्करी कंटेनिंग लैम्प्स, ये भी इन पे भी अप्लाई होता है। ठीक है, तो एक्ट को कि एक्सपेंड करा गया है कि किन किन चीज़ों पे अप्लाई होता है, उसको एक्सपेंड करा गया है। एडिशनल स्टेक होल्डर्स को एक्सपेंड करा गया है। ठीक है, अब जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनको असाइन कराई गई है, हैज़ बीन असाइंड अ ड्यूटी कि कलेक्ट करो और जो चैनलाइज करो द ऑर्फन प्रोडक्ट्स। देखो, प्रोड्यूसर रिस्पॉन्स एक्सक्लूसिवली प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्शन, बट ऑर्फन प्रोडक्ट्स तो कलेक्ट करना और उनको चैनलाइज करना यूएलबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि ऑथराइज्ड डिसमेंटलर्स एंड रिसाइकलर्स तक उन्हें पहुंचाया जा सके ऑर्फन प्रोडक्ट्स को। फेज वाइज ई वेस्ट कलेक्शन टारगेट्स के बारे में ये बात करता है कि फर्स्ट और सेकेंड ईयर 2016 के बाद पहला और दूसरे साल में 30% ऑफ ई वेस्ट इन नंबर या फिर वेट है, हम वो करने लगेंगे कलेक्ट, और उसे जो रिसाइकल करना है फिर कलेक्शन करने लगेंगे। फिर तीसरे और चौथे ईयर में हम 40%, फिर पाँचवें छठे ईयर में हम 50%, छठे फिर उसके बाद हम 70% तक ई वेस्ट कलेक्ट करने लगेंगे। अब जो रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट है ना, हैज़ रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बीन the role of state government has been also introduced to ensure सेफ्टी, हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट, जो वर्कर्स हैं जो डिसमेंटल और रिसाइकल कर रहे हैं ना, वो सब। तो हमने स्टेट गवर्नमेंट्स का रोल देख ली, प्रोड्यूसर का रोल देख लिया, हमने यूएलबीज का रोल देख लिया। ऑप्शंस हैज़ बीन गिवन टू सेटिंग अप पीआरओज, प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर लो। देखो, कलेक्शन करने के लिए या तो पीआरओ सेटअप कर लो, या ई वेस्ट एक्सचेंज सेटअप कर लो, ई रिटेलर, या डिपॉजिट रिफंड स्कीम, ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं एज एडिशनल चैनल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ईपीआर बाय प्रोड्यूसर्स टू इंश्योर, ताकि इफेक्टिव चैनलाइजेशन करी जा सके ई वेस्ट की। जो डिपॉजिट रिफंड स्कीम है ना, उसमें ऐसा होता है कि जब जो सेलर है वो बेच रहा है प्रोडक्ट को, वो एक एडिशनल कॉस्ट लगा के वो बेचता है, एंड जब प्रोड्यूसर एंड ऑफ द लाइफ में प्रोडक्ट वापस करने आता है,
देन वो जो पैसा सेलर ने रखा होता है उस पर इंटरेस्ट लगा के वो वापस करता है अपना जो कंज्यूमर है उसको, ठीक है। सिंस जो ईपीआर ऑथराइजेशन है फॉर प्रोडक्ट इज नाउ बीइंग मेड सीपीसीबीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिंगल ईपीआर ऑथराइजेशन जो है फॉर प्रोड्यूसर वो सीपीसीबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बना चुका है ताकि एक पैन इंडिया इम्प्लीमेंटेशन हम कर सकें, ठीक है। तो ये तो हो गया 2016 का वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल क्या है? एडिशनल स्टेक होल्डर्स लाए, फिर एडिशनल प्रोडक्ट्स इसके अंदर इंक्लूड करने लगे, फिर कलेक्शन प्रोड्यूसर की एक्सटेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी, और जिसके लिए वो कलेक्शन सेंटर्स वगैरह सेटअप कर सकता है उसे एडिशनल ऑप्शंस दे दिए ताकि वो चैनलाइज कर सके अपना जो एंड ऑफ द लाइफ ई वेस्ट है ना उसको। अब कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी यूएलबीज की है ऑर्फन प्रोडक्ट्स के लेके, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की है, ठीक है। और सिंगल ईपीआर ऑथराइजेशन फॉर प्रोड्यूसर सीपीसीबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया। अब ई वेस्ट मैनेजमेंट जो अमेंडमेंट रूल्स है 2018 के वो देख लेते हैं। तो अब क्या, सीपीसीबी जो है वो रैंडम सैम्पलिंग करेगा जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है ना उन इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह उनकी, जो मार्केट में प्लेस करे गए हैं, जैसे मेडिसिन की वो करी जाती है ना। तो टू मॉनिटर एंड वेरीफाई कि जो कंप्लाइंस है रिडक्शन ऑफ हजार्डियस सब्सटेंसेस प्रोविजंस वो क्या करा जा रहा है कंप्लाई, एंड कॉस्ट ऑफ सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग जो होगी ना वो गवर्नमेंट वहन करेगी, सीपीसीबी को नहीं करनी। अब जो मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर इंपोर्टर है, मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर है, या फिर इंपोर्टर रिफर्बिशर डिसमेंटलर है, ट्रांसपोर्टर या रिसाइकलर वगैरह है, तो मैन्युफैक्चर हुआ या प्रोड्यूस हुआ प्रोडक्ट, या फिर उसको इंपोर्ट करा, तीन तरीके हैं, मैन्युफैक्चर हुआ, प्रोड्यूस हुआ या इंपोर्ट करा, ठीक है। फिर ख़राब होने से पहले उसे रिफर्बिश करा, फिर भी उसको डिसमेंटल करना पड़ गया, उसके बाद वो रिसाइकिल कर दिया गया, और इन सब के बीच में ट्रांसपोर्टेशन तो होता ही है। shall be liable to pay financial penalties as levied by जो CPCB के प्रायर अप्रूवल के साथ SPCBs उस पर लगाती है ना EPA के अंदर, कोई भी जो रूल वायलेशन अगर वो करते हैं उसको लेके। एवरी ईयर 2017-18 से लेके जो पहले टारगेट है ना कि पहले दूसरे ईयर में हम इतना करेंगे 30%, फिर 40%, 50, 60, 70 ऐसे जो भी टारगेट्स बना रखे थे, अब क्या है, अब 2017-18 तक क्या से 2023 तक हम 10 हर साल 10% से जो ई वेस्ट का कलेक्शन है ना उसको इंक्रीज़ करेंगे ताकि हम 2023 तक 70% ऑफ द ई वेस्ट कलेक्शन हम करने लगे एनुअली, ठीक है। ये 2018 के अमेंडमेंट रूल्स का था। अब उसके बाद 2022 के जो ई वेस्ट अमेंडमेंट रूल्स है, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आए हैं वो देख लेते हैं। इट विल अप्लाई टू जो प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर को तो लगेगा ही, फिर डिसमेंटलर जो है रिसाइकलर, डिसमेंटल करेंगे देन रिसाइकल करेंगे और रिफर्बिश भी करेंगे, डिसमेंटल करने से पहले रिफर्बिश करेंगे, ठीक है। इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग सेल, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सेल या ट्रांसफ़र कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, सेल परचेज ट्रांसफ़र, रिफर्बिशिंग डिसमेंटलिंग रिसाइकलिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ द ई वेस्ट, जो ई वेस्ट और इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ना, ये सब के लिए। अब जो एंटिटीज़ नॉट कवर्ड इन ई वेस्ट वो कौन कौन सी है, तो जो वेस्ट बैटरीज है ना उनको बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 के अंदर कवर करा हुआ है, बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अंदर जो बैटरी है। अब जो पैकेजिंग प्लास्टिक है उसको प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अंदर ही कवर करेंगे 2016 के। एमएसएमई इंटरप्राइजेज को एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट एमएमडीए में एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 का जो है, और रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है उसको एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 या 52 जो भी है ये, ठीक है। तो किसको नहीं करेंगे, एक तो वेस्ट बैटरीज को, फिर प्लास्टिक को, फिर एमएसएमईज को, रेडियो एक्टिव मटीरियल को, ठीक है, इनको कवर नहीं करेंगे। Incentivizing registered e-waste recycler by introducing EPR certificates not part of 2016 rules.
मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर, रिफर्बिशर और रिसाइकलर ऑफ जो प्रोडक्ट है नीड टू कंपलसरी रजिस्टर विद द सीपीसीबी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इन्हें कंपलसरी सीपीसीबी के साथ अब रजिस्टर करना है 2022 के रूल्स के बाद। अब जो सीपीसीबी है शैल कंडक्ट रैंडम सैम्पलिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट प्लेस्ड ऑन द मार्केट टू मॉनिटर एंड वेरीफाई कंप्लाइंस ऑफ रिडक्शन ऑफ hazardous सब्सटेंसेस प्रोविजन। ठीक है, जो नो ई वेस्ट भी स्टोर्ड बियॉन्ड 180 days, तो ये भी एक प्रोविजन है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसकी क्या क्या है? मैन्युफैक्चरर की है कि मेक एंड प्रोडक्ट रिसाइकलेबल। फिर सेकेंड, जो कंपोनेंट्स मेड बाय डिफरेंट मैन्युफैक्चरर शुड बी कंपैटिबल विद ईच अदर। और जो प्रोड्यूसर है ऑब्टेनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग ईपीआर टारगेट्स, एटलीस्ट 60% ऑफ देयर वेस्ट उसको कलेक्ट करा जाना चाहिए रिसाइकल 2023 तक, और 70% बाय 2024 एंड 80% बाय 2025। अवेयरनेस क्रिएशन भी प्रोड्यूसर का ही काम है। फिर जो रिसाइकलर है उसको रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं जो उसने ई वेस्ट कलेक्ट करा ना उसका, एंड इंश्योर करना है कि जो रिसाइकलिंग प्रोसेस एंड फैसिलिटीज़ हैं वो रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हो। जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्हें ईएमआर करना है स्पेस ई वेस्ट डिसमेंटलिंग एंड रिसाइकलिंग के लिए इन एग्जिस्टिंग एंड अपकमिंग जो इंडस्ट्रियल प्लाक क्लस्टर्स स्टेट्स है ना उनमें। और इंडस्ट्रियल स्किल डेवलपमेंट करनी है एंड स्टैब्लिशिंग मेजर्स फॉर प्रोटेक्टिंग हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ वर्कर्स जो डिसमेंटलिंग एंड रिसाइकलिंग में इन्वॉल्व है। अब EPR require producer to set up e-waste exchange facilities to facilitate collection and recycling and assign specific responsibility to bulk consumer of electronic products for safe diffusal। अब जो मैन्युफैक्चरर है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ई वेस्ट को कलेक्ट करें जो ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग जनरेट हुआ है ना, एंड इंश्योर करें कि उसकी रिसाइकलिंग एंड डिस्पोजल अच्छे से हो। अब राइट टू रिपेयर हम देखते हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ मौका है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, उसने राइट टू रिपेयर इंडिया पोर्टल सेटअप किया है इन लाइन विद लाइफ मूवमेंट। उसने कि हम जो कंज्यूमरिस्ट एटीट्यूड आ गया है सोसाइटी में उसको कम करना चाहते हैं। तो जो सेक्टर कन्वर्टेड अंडर सेक्टर कवर्ड अंडर इट, कौन कौन से सेक्टर कवर है राइट टू रिपेयर इंडिया पोर्टल के अंदर? एक तो जो फार्मिंग इक्विपमेंट है या जो कंज्यूमरेबल ड्यूरेबल्स हैं, या ऑटोमोबाइल इक्विपमेंट जो है, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले हो गया, फिर डेटा स्टोरेज कंपोनेंट्स हो गया। ठीक है, मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक जो डिस्प्लेस हो गया, डेटा स्टोरेज, फार्म इक्विपमेंट्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वगैरह। अब कोई स्पेसिफिक नो स्पेसिफिक लॉ फॉर राइट टू रिपेयर इन इंडिया। जो सीसीआई है ना, इन जो शमशेर कटारिया केस जो 2014 का है, शमशेर कटारिया, शमशेर भाई रिपेयर कराने गए दुकान पे, कट्टा, शमशेर भाई कट्टा रिपेयर कराने गए दुकान पे, तो शमशेर कटारिया। ठीक है, डिटर्मी सीसीआई इन शमशेर कटारिया केस 2014 डिटर्मिन्ड एक्सक्लूसिव एक्सेस टू स्पेयर पार्ट्स ओनली टू ऑथराइज्ड रिपेयर्स ऑफ व्हीकल मैन्युफैक्चरर अमाउंटेड टू एन एंटी करप्शन प्रैक्टिस, सीसीआई ने बोला। अब जो राइट टू रिपेयर है ना, वो रिक्वायर मैन्युफैक्चरर्स टू डिस्क्लोज प्रोडक्ट की डिटेल टू कस्टमर्स सो दैट दे कैन रिपेयर प्रोडक्ट देमसेल्फ फॉर बाय थर्ड पार्टी। तो ये राइट टू रिपेयर तो मिलना चाहिए, और शमशेर कटारिया केस में भी बोला गया है सीसीआई के द्वारा। अब ये क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, कुछ कुछ लॉसेस क्या क्या है। आईपीआर वायोलेशन इसे कह सकते हैं। डिसइंटेंसिवाइज करता है कि जो नए प्रोडक्ट्स खरीदे जाएं, तो डायरेक्टली ये इनोवेशन को डिसइंसेंटिवाइज करेगा। तो क्योंकि इकोनॉमिक ऑफ स्केल नहीं रहेगी कि अगर ज़्यादा लोग नहीं खरीदेंगे। ट्रीटमेंट टू सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ कंज्यूमर डिवाइसेस, कि अगर जो कोई भी खोल लेगा, कोई भी अगर मोबाइल को बूट कर सकेगा, तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ कंज्यूमर डिवाइसेस के लिए खतरा है। डेटा सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, ये सब। अब जो मॉडर्न टेक है वो रिक्वायर स्पेशल टूल्स दैट इज़ नॉट रेडिवली अवेलेबल। जैसे कि जो एप्पल है वो प्रोप्राइटरी
पेंटालोब प्रोप्राइटरी पेंटालोब स्क्रूज यूज़ करता है अपने आईफोन में, प्रोप्राइटरी पेंटालोब स्क्रूज यूज़ करता है ताकि सो दैट रिपेयर शॉप्स कांट प्राई द डिवाइस ओपन। ठीक है, प्रोप्राइटरी पेंटालोब स्क्रूज यूज़ करता है एप्पल ताकि जो रिपेयर शॉप्स हैं उसे खोल ना सकें। अब एफिशिएंसी compromised while accommodating मॉड्यूलेशन और रिपेयरेबिलिटी। ठीक है, तो वाइल अकोमोडेटिंग मॉड्यूलेशन एंड रिपेयरेबिलिटी, तो एफिशिएंसी जाती है उसकी, सेफ्टी सिक्योरिटी जाती है, डाटा सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी जाती है, इन्वेस्टमेंट को इंसेंटिवाइज करता है। मॉडर्न टेक रिक्वायर स्पेशल टूल्स जो रेडिली अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर। अब दो मैसाचुसेट्स यूएसए में जो आरओआर राइट टू रिपेयर एक्ट आया 2012 में, वो उसके अकॉर्डिंग जो मैन्युफैक्चरर्स है उनको अपना प्रोवाइड करना पड़ेगा रिपेयर इंफॉर्मेशन। यूके के अंदर भी ऑल इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड स्पेयर पार्ट्स टू कंज्यूमर्स, देने पड़ेंगे भाई। यूके के अंदर भी है, यूएस के अंदर मैसाचुसेट्स में राइट टू रिपेयर एक्ट है, तो यूके के अंदर भी है। फिर ईयू के अंदर रिक्वायर मैन्युफैक्चरर टू सप्लाई पार्ट्स ऑफ प्रोडक्ट्स टू प्रोफेशनल रिपेयरमैन फॉर 10 ईयर्स। तो यूके, ईयू, अपना यूएस के अंदर, मैसाचुसेट्स, सब के अंदर ये है। ठीक है, तो इसके घाटे देख लिए हमने, फ़ायदे देख लिए। इंडिया के अंदर स्टैंड ये है कि कोई भी आरटीआर का कोई एक्ट तो नहीं है, पर शमशेर कतारिया एक्ट में बोला कि एक्सक्लूसिव एक्सेस टू स्पेयर पार्ट्स ओनली टू ऑथराइज्ड रिपेयर्स ऑफ मैन्युफैक्चर, ये एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस है। ठीक है, तो ये भी राइट टू रिपेयर हमारा हो गया। तो ई वेस्ट हमने मैनेजमेंट रूल 2012, 2016, 2018 के सबके देख लिए। ठीक है।